हम जी न्यूज पर आपको ये बात लगातार बताते आ रहे हैं कि अगर टुकड़े टुकड़े गैंग पर लगाम नहीं लगाई गई, अगर उनकी विस्तारवादी सोच को बीच में नहीं रोका गया, तो एक दिन ये वाकई में भारत के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ेंगे। और ये चेतावनी हम हर बार पूरे देश को और दुनिया को देते रहते हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले इसी टुकड़े टुकड़े गैंग के एक और विस्तारवादी विचार का विश्लेषण करेंगे, जिसका मकसद भारत के संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करना है। और यह गैंग अब खालिस्तान के साथ साथ भारत के पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को तोड़ने की बातें भी करने लगा है। यानी अब इनकी नजर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र पर पड़ गई है। और ये जो इस तरह के लोग हैं पूरी दुनिया में सक्रिय हैं और इनकी नजर में हैं दुनिया भर के सफल लोकतांत्रिक देश। सरल भाषा में कहें तो इस गैंग के गोल्स यानी उद्देश्य अब विस्तारवाद का नया रूप ले रहे हैं और इसने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की धरती पर भी अलगाववाद के विचारों को अंकुरित करना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन की आड़ में सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग तो लगातार हो रही है। अब ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब सिक्स फॉर जस्टिस नाम के एक खालिस्तानी संगठन ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को लेकर अपनी नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। यह संगठन अमेरिका से ऑपरेट करता है और इसे चलाने वाले व्यक्ति का नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये जो पन्नू हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। ये हमारी तरह ही बिल्कुल ऐसे खड़े होकर अपने वीडियो बनाते हैं जैसे कि ये कोई न्यूज पेश कर रहे हों। एकदम न्यूज एंकर जैसे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इनकी सोच बहुत खतरनाक है। पन्नू पर पाकिस्तान से फंडिंग लेकर भारत में खालिस्तान की मांग को बढ़ावा देने का आरोप है और भारत में उसके खिलाफ देशद्रोह के कई मामले दर्ज हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उसे किसी का कोई डर नहीं और अब वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से यह मांग कर रहा है कि इन दोनों राज्यों को भारत से अलग हो जाना चाहिए और अपने आप को आजाद राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और आज इसी बात को लेकर इसने एक वीडियो जारी किया है। पन्नू का यह दावा भी है कि उसने इसके लिए ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को अलग से एक चिट्ठी भी लिखी है। सोचिए कितनी हिम्मत इन लोगों में आ गई है कि ये भारत के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को सीधे चिट्ठी लिख रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले यह भारत के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिख चुका है। हम आज ये मांग कर रहे हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, चाहे वो जहां भी हो। और इसके लिए भारत सरकार को अमेरिका से तुरंत बात करनी चाहिए। अमेरिका जो खुद को लोकतंत्र का चैंपियन मानता है, उसे भी यह सोचना चाहिए कि उसकी जमीन से भारत को तोड़ने की साजिशें कैसे रची जा रही हैं और अगर इन साजिशों को रोकना है तो इसके लिए पन्नू की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। इसलिए अमेरिका को भी अब यह सोचना होगा कि पन्नू जैसे जो लोग हैं, क्या अमेरिका ऐसे लोगों को अपने देश में रखना चाहता है या नहीं। पन्नू अमेरिका में एक लॉ फर्म चलाता है जिसका एक दफ्तर न्यूयॉर्क में है और दूसरा दफ्तर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। इन दोनों ही दफ्तरों का पता आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा पन्नू की 2 प्रॉपर्टी पंजाब के अमृतसर में है, जिन्हें भारत सरकार की जांच एजेंसी NIA ने पिछले साल जब्त कर लिया था। पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है, कानून की पढ़ाई की है और यही वजह है कि अब वो ये कह रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र दोनों राज्य भारत से अलग होते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उनकी मदद करेगा। सोचिए, इसने भारत में ही कानून की पढ़ाई की और अब जिस देश में पैदा हुआ, जिस देश के कॉलेजों में पढ़कर बड़ा हुआ, जिस देश में कानून की पढ़ाई की, अब उसी कानून को अपने ही देश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम चाहते हैं कि आज इसकी बातों को आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ यह किसान आंदोलन खालिस्तान के रास्ते से होते हुए अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है और अब ये बंगाल और महाराष्ट्र को भी भारत से तोड़ना चाहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे आंदोलन की असली मंशा क्या है। This message is to my brothers and the sisters of West Bengal and Maharashtra, to my Bengali and Marathi brothers and the sisters. I have written a letter to Mamata Banerjee and to Uddhav Thackeray, and I have counseled them that this is the right time
to unilaterally declare independence and secession of West Bengal and Maharashtra from the Union of India. The reason for the declaration of independence of West Bengal and Maharashtra is to safeguard the prosperity, the cultural and the linguistic identity of the Bengalis and the Marathis. For the past 73 years, the natural resources of West Bengal and Maharashtra are being plundered by the successive Indian regimes, resulting in the economicide of the people of West Bengal and Maharashtra. In the last 2 decades, Maharashtra farmers, the suicide of the Maharashtra farmers of the West Bengal is on the rise and is the highest in India. Why? Because of the anti-Maharashtra and the anti-West Bengal policies of the successive Indian regimes. From the Chief Minister, you will become the first Prime Ministers of West Bengal and Maharashtra respectively. Now is the time. You use your pen, you use your power, you use your ballot to declare independence of West Bengal and Maharashtra. And I can assure you from the Sixth for Justice that we will back you, we will back your independence at the International Court of Justice. इस आदमी ने आज बहुत बड़ा दुस्साहस दिखाया और हम खास तौर पर हर राष्ट्रवादी से, हर हिंदुस्तानी से, हर उस नागरिक से जो भारत से प्यार करता है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में रहने वाले हमारे दर्शकों से यह अपील करेंगे कि आप आज इस आदमी को अपनी ताकत दिखा दीजिए। ये तो कहता है, इसे अपनी ताकत पर शायद बहुत घमंड है, लेकिन आप इस हैशटैग के साथ पूरी दुनिया को बता दीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसका जो एक खालिस्तानी संगठन है जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, इसकी स्थापना अमेरिका में वर्ष 2007 में हुई थी। भारत में इस संगठन पर पूरी तरह पाबंदी है और यह संगठन देश की जांच एजेंसी NIA के रडार पर भी है। हम आपको सिक्स फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी जांच की ऐसी बातें बताएंगे और उसकी कुछ बातें बताएंगे जिससे साबित होगा कि यह संगठन भारत को कैसे तोड़ना चाहता है। पहली बात, इस संगठन ने रेफरेंडम 2020 नाम से एक भारत विरोधी अभियान शुरू किया था। इसका मकसद था पंजाब में जनमत संग्रह कराकर सिखों के लिए खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाना। दूसरी बात, इसी संगठन ने एक चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि भारत में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर जो भी व्यक्ति इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराएगा उसे $2.5 लाख यानी करीब 1,82 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उस दिन इंडिया गेट पर तो ऐसा नहीं हुआ कुछ, लेकिन लाल किले पर कुछ लोगों ने एक खास धर्म का झंडा जरूर फहरा दिया था और भारत के संविधान को चुनौती दी थी। तीसरी बात, भारत सरकार ने जुलाई 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चौथी बात, इस समय पन्नू के पास ही इस संगठन का नियंत्रण है और पन्नू पर भारत में देशद्रोह के कई मामले दर्ज हैं। जुलाई 2019 में पंजाब पुलिस ने पन्नू के खिलाफ देशद्रोह के 2 नए मामले भी दर्ज किए थे। और आखिरी बात यह कि खालिस्तान की मांग करने वाले पन्नू को इसके लिए पाकिस्तान से पैसा मिलता है, पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है। तो ये तो पन्नू की पूरी हिस्ट्री हमने आपको आज बता दी। भारत में हमारी एजेंसियों ने जरूर इस पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन आज के जमाने में जब पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, अब पन्नू को भारत की सीमा में दाखिल होकर भारत को तोड़ने की साजिश रचने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, इसीलिए यह अमेरिका में बैठकर सिर्फ इंटरनेट के जरिए, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए भारत को तोड़ने की साजिशें भी रच रहा है और उस संदेश को यहां तक पहुंचा भी रहा है। इसलिए सिर्फ पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं, पाबंदी नहीं, इसे अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट पन्नू, वो भी तुरंत। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि खालिस्तान की मांग करने वाले पन्नू ने भारत को तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को ही क्यों चुना। इन दोनों राज्यों में ऐसा क्या है कि पन्नू की नजर इस पर पड़ी। पश्चिम बंगाल में इस समय ममता बनर्जी की सरकार है और महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन सरकार है। इन दोनों राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार के बीच बहुत दिनों से बहुत बड़ा टकराव है। ममता बनर्जी ने तो केंद्र सरकार के कई आदेशों और कानूनों को भी मानने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण नागरिकता संशोधन कानून है, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र सरकार के कई आदेशों को पलटने की कोशिश की है।
कई मामलों में जांच को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव हुआ है और शायद यही कारण है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इस राजनीतिक टकराव का फायदा उठाना चाहता है और इन दोनों राज्यों को भड़काना चाहता है। इस समय स्थिति है कि इन दोनों राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इतना बड़ा टकराव है कि सीबीआई यहां जा नहीं सकती, ईडी यहां जा नहीं सकती, केंद्र की कोई भी जांच एजेंसी वहां घुस नहीं सकती, और अगर जाती भी है तो वहां की लोकल पुलिस सीबीआई के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर देती है। कभी आपने सुना है कि एक ही देश में एक राज्य सरकार सीबीआई के किसी दूसरे अफसर के खिलाफ एक्शन लेने लगे, उसे अपना काम करने से रोकने लगे? यह सब पश्चिम बंगाल में हुआ है और महाराष्ट्र में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। इसलिए इन दोनों राज्यों को चुना गया। यही दो सबसे कमजोर कड़ी हैं। आज ये समझने का दिन है कि अगर कल भविष्य में किसी राज्य में ऐसी पार्टी या नेता की सरकार बन जाए जो अलगाववाद के पक्ष में है, तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान क्या कहता है। इसीलिए आज हम आपके सामने एक काल्पनिक पक्ष रख रहे हैं। मान लीजिए किसी राज्य में एक ऐसा व्यक्ति और ऐसी पार्टी चुनकर आ गई, वो ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन गया जो अलगाववाद की बात करता है, जैसा कि आप जम्मू कश्मीर में देख चुके हैं। वहां पर तो चुने हुए मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। अगर किसी और राज्य में भी ऐसा मुख्यमंत्री आ गया जिसने कहा कि मुझे भारत के साथ रहना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। वो राष्ट्रवादी हैं और अपने महाराष्ट्र के हितों के लिए वो भारत के हितों पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। पूरा विश्वास है हमें उद्धव ठाकरे पर। ममता बनर्जी पर भी हमें पूरा यकीन है कि ममता बनर्जी भी चाहे चुनाव जीतने के लिए, अपनी लोकल राजनीति को चमकाने के लिए जो चाहे कहती हूं, लेकिन शायद भारत को तोड़ने के षड्यंत्र में हिस्सा नहीं लेंगी। ऐसा हमें यकीन है इन दोनों के ऊपर। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा करना चाहे तो इन हालात में उस राज्य का गवर्नर संवैधानिक ढांचे को टूटने से बचाने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है, सरकार को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसके अलावा देश को तोड़ने के लिए ऐसी पार्टी पर भी कार्रवाई हो सकती है और उस पर पाबंदी लगाने का फैसला भी हो सकता है। हालांकि यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की संविधान सभा इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी राज्य के पास किसी भी स्थिति में भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पन्नू को अब तक आपकी ताकत का एहसास होना शुरू हो गया है और अब तक उसे झटके लगने शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि अरेस्ट पन्नू अब भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। पन्नू ने आपकी ताकत देख ली है और आपकी ताकत अब दिख रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को लिखी अपनी चिट्ठी में जिस कोसोवो मॉडल की बात की है, उसने आज कहा है एक कोसोवो मॉडल की बात की है। आज हमने उस कोसोवो मॉडल को भी पढ़ा। सरल भाषा में हम आपको बताएंगे कि ये जो पन्नू है ये कोसोवो का उदाहरण क्यों दे रहा है, इसे कोसोवो से इतना प्यार क्यों है और क्यों ये भारत के अलग अलग राज्यों को कोसोवो जैसा बनाना चाहता है। इसलिए आप सबको आज कोसोवो की कहानी जरूर सुननी चाहिए और यह भी दुआ करनी चाहिए कि भारत का कोई भी हिस्सा कभी कोसोवो जैसा ना बने। कोसोवो साउथ सूडान के बाद, दक्षिण सूडान के बाद इस दुनिया का दूसरा सबसे नया देश है। हालांकि भारत, चीन और रशिया समेत दुनिया के बहुत सारे देश इसे एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं देते, क्योंकि इन देशों का मानना है कि ऐसा करने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा और फिर इन देशों में भी कई प्रांत और राज्य आजादी की मांग करने लगेंगे, जो किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता के लिए सही नहीं होगा। हालांकि अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देश ऐसे भी हैं जो कोसोवो को एक स्वतंत्र देश मानते हैं और इसमें इनका स्वार्थ छिपा हुआ है। ये लोग आप सब जानते हैं, अपने आप को लिबरल कहते हैं और लिबरल बनने के चक्कर में और लोकतांत्रिक दिखने के चक्कर में ये हमेशा इस तरह की ताकतों को सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कनाडा ने भी किसान आंदोलन में बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। दुनिया भर में जहां जहां अलगाव हो रहा है, ये जो देश हैं पश्चिमी देश, ये उन्हें किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक नाम देकर उसे सपोर्ट जरूर करते हैं। कोसोवो ने 17 फरवरी 2008 को यूरोप के एक देश सर्बिया से
अपनी आजादी की घोषणा की थी। कोसोवो की आबादी 20 लाख से भी कम है, जिनमें अल्बानिया मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। अल्बानिया मुसलमान वहां पर एक धर्म है, एक वर्ग है जिसकी आबादी वहां सबसे ज्यादा है। हालांकि एक समय ऐसा था जब सर्बिया के इस हिस्से में जो ईसाई थे वो बहुसंख्यक हुआ करते थे, लेकिन उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद यहां धीरे धीरे ईसाई जो है वो अल्पमत में आने लगे, क्रिश्चियंस अल्पमत में आ गए और धीरे धीरे अल्बानिया मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी और 20वीं शताब्दी आते आते ईसाई धर्म की आबादी वहां पर बहुत थोड़ी सी रह गई और अल्बानिया मुसलमान की आबादी वहां सबसे ज्यादा हो गई और इन लोगों ने सर्बिया के खिलाफ अलगाववाद की मुहिम छेड़ दी, क्योंकि जैसे ही इनकी संख्या बढ़ी अल्बानिया मुसलमानों की, इन्होंने जो पहली मांग उठाई वो ये कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हमें अलग देश चाहिए। पश्चिमी देशों और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अवसरवादी गठजोड़ का ही यह नतीजा था कि सर्बिया के कोसोवो प्रांत में अलगाववाद की यह भावना भड़की और बाद में यह एक अलग देश बन भी गया। सर्बिया ने जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोसोवो की आजादी का विरोध किया तो इस मामले में आप जानते हैं क्या फैसला आया? फैसला कोसोवो के पक्ष में आया, सर्बिया के पक्ष में नहीं आया। तब अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा कि कोसोवो की आजादी किसी तरह के नियम और संविधान का उल्लंघन नहीं करती। इस फैसले से उन लोकतांत्रिक देशों की चिंता बढ़ गई जो अपनी संप्रभुता और अखंडता की बात करते हैं, और इनमें भारत भी था। और यही वजह है कि भारत आज भी कोसोवो को एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं देता। खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी संगठन चाहते हैं कि जैसा 2008 में सर्बिया में हुआ था और कोसोवो अलग देश बन गया था, ठीक वैसा ही भारत में भी दोहराया जाए। और गुरपतवंत सिंह पन्नू इसमें महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मदद देने की बात कह रहा है। इसलिए अब आपको समझ में आया होगा कि वो जब ये कह रहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनकी मदद करेगा, वो ये चाहता है कि जैसे कोसोवो ने ये पूरा मामला जीत लिया, सर्बिया हार गया जो कि पहले बड़ा देश था, कोसोवो उसका हिस्सा था, सर्बिया हार गया और कोसोवो जीत गया। अब ये चाहता है कि यही मामला भारत के साथ भी हो जाए, खालिस्तान के साथ भी ऐसा ही हो और महाराष्ट्र और बंगाल भी अलग हो जाएं। आज आपको ये बात बहुत छोटी लग रही होगी, आप शायद कहेंगे कि अरे ये तो बहुत बहुत दूर की बात है, ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन ये होना शुरू हो चुका है। और अगर ये कोसोवो में हो सकता है तो आपका देश भी कोसोवो से बहुत दूर नहीं है। आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, दुनिया भर में अलगाववाद की भाषा एक ही है। देशों को तोड़कर उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटने वाला ये टुकड़े टुकड़े गैंग दुनिया भर में एक ही भाषा बोलता है, और यह भाषा नफरत की है, स्वार्थ की है, और सब कुछ होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, आजादी के नाम पर। और धीरे धीरे ये आजादी एक ऐसा विकराल रूप ले लेती है कि फिर इससे बड़े बड़े देश टूट जाते हैं। इसे समझने के लिए आपको दुनिया के इस नक्शे को आज ध्यान से देखना चाहिए। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में आजादी की मांग हो रही है, स्पेन का कैटलोनिया, ब्रिटेन का स्कॉटलैंड, रशिया का चेचनिया, चीन में के आसपास तिब्बत और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध में भी आजादी की मांग इस समय चल रही है। और आप जानते हैं तिब्बत में तो हम भी समर्थन करते हैं। इस सूची में कुछ और देश भी हैं जिन्हें आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहां कहां पर, किन किन देशों में, कौन कौन सी जगहों पर, कौन कौन से प्रांत आजाद देश बनना चाहते हैं। हालांकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल और दिमाग में अलगाववाद का एक विशाल वृक्ष अपनी जगह बना चुका है, और ये लोग इसी वृक्ष की छांव में रहकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए अब आपको ये तस्वीरें देखनी होंगी। ये तस्वीरें 12 फरवरी की हैं, जब पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। और सबसे अहम बात यह कि इस कार्यक्रम में 26 जनवरी को लाल किले पर एक खास धर्म का झंडा फहराने वाले आरोपियों के परिवारों को बाकायदा मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें 50-50 हजार रुपए की राशि बतौर इनाम दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने, इनके परिवार के लोगों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था और अपना झंडा लहराया था। हम चाहते हैं आज आप खुद ये तय करें कि क्या ये देश लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा या अलगाववाद के विचारों से चलेगा, क्योंकि जिस देश के लोकतंत्र पर अलगाववाद का दीमक लग जाता है उस देश में लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला होने लगता है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे।
आज हम आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको जसकरण सिंह के बारे में बताएंगे। जसकरण सिंह किसान यूनियन अमृतसर का अध्यक्ष है, जो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भी शामिल है। सबसे अहम बात यह कि जसकरण सिंह 26 जनवरी को दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान देश की राजधानी में ही मौजूद था। जसकरण सिंह ने इस कार्यक्रम में भगत सिंह को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं। उसने कहा है कि उसके जैसे सिख भगत सिंह को अपना नायक नहीं मानते, क्योंकि शहीद भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए शहादत दी थी। इस जैसे जो लोग हैं वो जर्नैल सिंह भिंडरावाला को अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि भिंडरावाला ने खालिस्तान नाम का अलग देश बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो इनका जो रोल मॉडल है वो भगत सिंह नहीं है, भिंडरावाला है। सोचिए, देश की आजादी के लिए शहादत को गले लगाने वाले भगत सिंह आज जिंदा होते तो उन्हें यह बात सुनकर कितना दुख होता। आज आप जसकरण सिंह की ये बातें सुने और फिर आप उसका असली चेहरा बहुत आसानी से पहचान लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਮ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, आरएसएस तू माड़ी है, मैं तो अपना घर लेना है, उदों खालिस्तान की गल कर दिंदा ते गल अज होर होनी सीगी। इस करके वो इंडिया के थल्ले लग्या रहा। तो आपने ये बातें सुनी होंगी और आज आपको बड़ा दुख भी हुआ होगा। ये लोग भारत में जन्म लिया है, इन्होंने भारत में पैदा हुए हैं, भारत के स्कूलों में, भारत के कॉलेजों में पढ़े हैं, भारत में सारी सुख सुविधाएं भोगते हैं, इसी देश की सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, सारी सुविधाएं यहाँ से लेते हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं सरकारी तो तनख्वाह भी सरकार से लेते हैं और फिर उसी देश और उसी सरकार को गालियाँ देते हैं। रहना भी यहीं है और गालियाँ भी इसी देश को देनी है और दुश्मनों से मिलकर अपने देश को कमज़ोर करना है। और आज इन्होंने भगत सिंह की आत्मा को भी कितना दुख पहुंचाया होगा। ये कह रहे हैं कि भगत सिंह को भारत के लिए नहीं बल्कि अलग खालिस्तान के लिए अपनी शहादत देनी चाहिए थी। तो और कहते हैं कि हमारा हीरो शहीद भगत सिंह नहीं, हमारा हीरो तो भिंडरावाला है। आज आपको ये भी समझना होगा कि खालिस्तान की मांग करने वाले ये लोग भगत सिंह को अपना दुश्मन क्यों मान रहे हैं। 4 पॉइंट्स में समझिए। पहली बात, भगत सिंह ने अपनी धार्मिक पहचान की जगह भारतीय पहचान को सबसे ऊपर रखते हुए स्वतंत्र भारत के लिए सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में शहादत दे दी, जबकि भिंडरावाला इसी धर्मनिरपेक्ष भारत को तोड़कर सिखों के लिए अलग देश बनाना चाहता था। भगत सिंह ने एक राष्ट्र की बात सोची, भिंडरावाला ने अलग देश की बात सोची। दूसरी बात, भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। इन संगठनों के नाम से ही आप समझ सकते हैं भगत सिंह के विचारों में सिर्फ भारत के लिए जगह थी, खालिस्तान के लिए नहीं। तीसरी बात, भगत सिंह ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां हम अपनी धार्मिक पहचान के बजाय अपनी भारतीय पहचान को महत्व दें। चौथी बात यह कि भगत सिंह किसानों और मजदूरों के हक की बात करते थे, सिखों के अधिकारों की बात सिर्फ नहीं करते थे, वो धर्म की बात नहीं करते थे। आज हम जो बात करते हैं वो ये कि देश धर्म से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, धर्म देश से ऊपर है। तो ये वो बातें हैं जिनकी वजह से खालिस्तान की मांग करने वाले ये लोग भगत सिंह को पसंद नहीं करते। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में यह कार्यक्रम 12 फरवरी को हुआ था और इसका आयोजन शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने करवाया था, जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुए अमृतसर डिक्लेरेशन के तहत हुई थी और पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। अमृतसर डिक्लेरेशन 1994 का मुख्य उद्देश्य था लोकतांत्रिक दायरे में रहकर सिखों के लिए अलग क्षेत्र की मांग करना। हालांकि वर्ष 1998 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे तो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेताओं की बुरी तरह हार हुई थी। पंजाब के लोगों ने पूरी तरह से नकार भी दिया था। इसी के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से कांग्रेस में शामिल हुए और आज पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। लोकतंत्र में अलगाववाद की कोई जगह नहीं हो सकती और इसे आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। यह कहानी एक राजा
और 2 हिस्सों में बटी उसकी प्रजा की है। राजा के महल में एक बड़ा खूबसूरत बगीचा था। उसने अपनी प्रजा के स्वभाव को समझने के लिए लोगों से कहा कि वो उसके बगीचे में 2 पौधे या पेड़ लगाएं। एक गुट ऐसा था जिसने नागफनी यानी कैक्टस का पौधा लगाया, जबकि दूसरे गुट ने बांस का वृक्ष लगाने के लिए बीज अंकुरित किए। कैक्टस के पौधे में कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आईं और 1 साल में उसने बड़ा रूप ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ बांस का पेड़ था जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 वर्षों के बाद राजा ने देखा कि कैक्टस का पौधा तो और बड़ा हो चुका है, जबकि बांस के पेड़ में कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि कुछ और समय बीता और बांस के पेड़ में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पेड़ काफी ऊंचा हो गया। ये देखकर तब राजा को यह बात समझ में आई कि उसकी प्रजा 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहली नागफनी पौधा लगाने वाली है, जिसके मन में अलगाववाद की भावना है, जो अलग हो जाना चाहती है, क्योंकि नागफनी का पौधा तेजी से बड़ा होता है लेकिन उसकी जड़ें बहुत कमजोर होती हैं और तेज हवा से ये जड़ें उखड़ने लगती हैं। जबकि बांस के पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, बड़े से बड़ा तूफान भी हिला नहीं सकता। लोकतंत्र बांस के पेड़ की तरह होता है, यह अपनी जड़ें जमाने में कुछ समय जरूर लगाता है और भारत के लोकतंत्र ने अपनी जड़ों को स्थापित करने के लिए कई वर्षों का समय इसीलिए लिया, जिसे अलगाववाद का विचार कभी झुका नहीं सकता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.